जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और कल हमने यूपी टेट का टॉप 10 प्रश्नों को देखा था और आज और 20 प्रश्नों को देखते हुए उस एक प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इसमें आइडिया नहीं है ना मुझे कुछ चीज़ों का, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा और थोड़ी थोड़ी आइडिया मिलते जैसे ही जाएगी तो फिर आपको मैं पूरा प्रैक्टिस सेट और लंबे लंबे क्लासेस में प्रोवाइड करता रहूँगा। ये अभी फ़िलहाल जितनी भी सुविधा है उसके अनुसार मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो आइए, कल 10 प्रश्न संख्या तक हमने देख लिया था, उससे आगे के विषय को हम देखते हैं। आज 11वें प्रश्न पर ले चलता हूँ आप सभी को, देखते हैं, ठीक है। तो कहा कि युवन शब्द से स्त्रीवाचक रूप निम्नलिखित में से कौन है। यानी युवन शब्द में, ठीक है, युवन शब्द से अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या रूप बनेगा, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है सवाल, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, युवन शब्द से स्त्रीवाचक रूप में क्या रूप बनेगा, युवती बनेगा या फिर युवती ही बनेगा या फिर युवा बनेगा या फिर युवनी। जैसे देखिएगा, गोप शब्द का गोपी या फिर गोपा बना सकते हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है। इसी प्रकार से अज शब्द से टाप प्रत्यय लगा करके अजा बनाते हैं हम लोग, है ना, स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपसे सवाल पूछ रहा है कि युवन शब्द से अगर किसी शब्द को बना करके हम स्त्रीवाचक बना सकते हैं तो वो शब्द क्या बन सकता है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, युवती ही यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम लोग युवती बता रहे होंगे, जबकि ये गलत है। हिंदी में ये सही है लेकिन संस्कृत में यहाँ पर ये गलत माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, युवती ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ती प्रत्यय का विधान है। अगले सवाल को देखिएगा, हे प्रभु में प्रभु में कौन सी विधि लगी है। तो ये जो प्रभु शब्द से, ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रभु शब्द से ये जो प्रभो बनाया गया है ना, तो इसमें कौन सी विधि लगी है आपसे पूछ रहा है। दीर्घ हुआ है, वृद्धि हुई है या फिर गुण हुआ है या फिर संप्रसारण हुआ है। जब हम ऊ का ओ करते हैं तो इसको हम क्या मानेंगे, गुण मानेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी बी राइट आंसर माना जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ई का गुण ए होता है और ऊ का गुण ओ होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल पूछ सकता है, तो प्रभु में ऊ है तो ऊ का ओ के रूप में यानी परिवर्तन हो तो उसको आप गुण कहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुव्रीहि समास का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव को बोलते हैं। और पंच आननानि यस्य सह, पंचाननः, ये भी हम शिव जी को ही बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और दशाननः, यानी रावण को हम बोलते हैं दश आननानि यस्य सह दशाननः, यानी 10 मुख हैं जिसके, उसको आप दशानन कहेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुवनम में द्विगु समास है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बाकी नीलकंठ, पंचाननः और दशाननः, ये तीनों ही पद किसके हैं, बहुव्रीहि समास के हैं, ध्यान रखिएगा। और देखिएगा अगले सवाल को देखते हैं। कहा कि उपमा अलंकार माना जाता है। उपमा अलंकार को हम मानते हैं अर्थालंकार मानते हैं, शब्दालंकार मानते हैं, वाच्यालंकार मानते हैं या फिर विषमालंकार मानते हैं। देखिएगा, ठीक है, जहाँ पर अर्थों के कारण से चमत्कृति देखा जाए उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। तो ये जो उपमा है ये अर्थालंकार है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ध का बाह्य प्रयत्न नहीं है। दिए गए में से कौन सा ऐसा वर्ण है जो ध का बाह्य प्रयत्न नहीं है, आपसे पूछ रहा है। संबार, नाद, घोष और उदात्त। ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो कहा गया है कि हसः संबार नाद घोषाश्च, हसः संबार नाद घोषाश्च, यानी हस प्रत्याहार के जितने भी वर्ण होंगे वो सब संबार नाद और घोष बाह्य प्रयत्न वाले होंगे। ध्यान रखिएगा, हस प्रत्याहार में ह य व र ल और उसके साथ साथ में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आते हैं। तो ये जो ध है ना, ये चौथा वर्ण है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर उदात्त हो जाएगा, क्योंकि ये जो उदात्त अनुदात्त स्वरित है ना, ये केवल स्वरों का ही बाह्य प्रयत्न हो सकता है। इसको नोट करिएगा, डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कहा कि घ कौन सी ध्वनि है, घ कौन सी ध्वनि है, कंठ्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है या फिर दंत्य ध्वनि है। ये जो घ दिया है ना, तो देखिएगा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, कंठः है ना। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अकार और अ के 18 भेद, ठीक है, और कु से तात्पर्य कवर्ग क ख ग घ ङ और हकार और विसर्ग, ये जो वर्ण हैं इनका जो ध्वनि होगा ये कंठ ध्वनि के अंतर्गत रखते हैं। कंठ ध्वनि इसलिए कि क्योंकि ये कंठ वर्ण है, कंठ से निकलने वाले वर्ण होने के कारण से इनको हम कंठ ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17वें सवाल पर आइएगा, क्या कहता है, विवृत्त किसकी संज्ञा है, विवृत्त किसकी संज्ञा है, आपसे सवाल पूछ रहा है। अंतस्थ की, स्पर्श की, स्वर की या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, प्रयत्न की बात करें तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, ठीक है, बाह्य। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं, उन्हीं में से जो विवृत्त है, विवृत्त एक आभ्यंतर प्रयत्न है कि विवृत्त जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है स्वरों का ही होता है, ठीक है, ठीक है। ये जो अंतस्थ होता है ना, यण वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें, स्पर्श की बात करें तो ये क से लेकर के म तक के जो वर्ण होंगे वो यहाँ पर स्पर्श संज्ञक कहलाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आइएगा। कहा कि 22 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा। यहाँ देखिएगा, ये त्रुटि है, श ऐसा रहेगा। 22 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। द्वात्रिंशत् का मतलब होता है 32, द्विचत्वारिंशत् का मतलब होता है 42, द्विपंचाशत् का मतलब होता है 52 और द्वाविंशति का मतलब होता है 22, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, 19वें सवाल को देखते हैं। संभाषण कौशल को विकसित करने के लिए मुख्य विधि है, यानी जब हम संभाषण कौशल को विकसित करेंगे तो उसके लिए मुख्य विधि मतलब हो सकती है, कौन सी हो सकती है, दिए गए में से अभ्यास, सहायक सामग्री, सहायक उपकरण और पर्यटन। देखिएगा, संभाषण का मतलब होता है बोलना। बोलने के लिए आप अपनी भावों को अभिव्यक्त करेंगे और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए आप में अभ्यास होना जरूरी होता है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो सकता है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव होगा वो शोक होगा। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो सम होता है और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है और वीर रस का जो स्थायी भाव है उत्साह हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से देखिएगा। प्रत्यक्ष विधि में शिक्षण भाषा का माध्यम होता है। जब हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं तो उसमें भाषा का माध्यम किस तरीके से होता है, आपसे सवाल पूछ रहा है। एक भाषा से दूसरी भाषा में, यानी ट्रांसलेट करके हम चीज़ों को समझाते हैं। संस्कृत को संस्कृत में और हिंदी को, संस्कृत को हिंदी में और उसी भाषा में जिस भाषा में विषय होता है, ठीक है।
तो यहाँ ध्यान रखिएगा उसी भाषा में जिस भाषा में विषय होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब आप शिक्षण करते हैं, शिक्षण करते समय जब आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे तो जिस भाषा में पाठ्यक्रम होगा उसी भाषा में आपका कक्षा का संप्रेषण की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यही यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं, 22वें सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है इसको देखिएगा। कहा कि अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है। अकर्मक और सकर्मक का संबंध किससे है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या फिर क्रिया से। देखिएगा जो संज्ञा अकर्मक और सकर्मक नहीं होती है, सर्वनाम भी अकर्मक और सकर्मक नहीं होती है, विशेषण भी अकर्मक और सकर्मक नहीं होती है, यानी इसका संबंध क्रिया से है। ठीक है, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता ना हो उनको हम अकर्मक कहेंगे, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होगी उनको हम सकर्मक कहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। 23वें प्रश्न पर चलते हैं। वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे कहलाते हैं। ठीक है, वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे कहलाते हैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान रखिएगा, प्रथम पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष हमेशा युष्मत और अस्मत् शब्द को छोड़ करके दुनिया के जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों के साथ में आप प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद के लिए करता है, अपने लिए करता है, वो उत्तम पुरुष कहलाता है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्तम पुरुष का प्रयोग केवल अस्मत् शब्द के साथ ही होता है, और अस्मत् का मतलब होता है मैं होता है। ठीक है ना, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। 24वें प्रश्न को देखते हैं। हितोपदेश के रचयिता कौन है? आपसे पूछ रहा है कि हितोपदेश के रचयिता कौन है। विष्णु शर्मा की बात करें तो ये पंचतंत्र के कर्ता हैं। किसके कर्ता हैं? पंचतंत्र के, ध्यान रखिएगा। नारायण पंडित हितोपदेश के कर्ता हैं। ठीक है, और ये गुणाढ्य की बात करें तो ये बृहद कथा एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत का, इसके कर्ता कौन हैं? गुणाढ्य हैं। और साथ साथ में हेमचंद्र की बात करें तो ये शब्दानुशासन के कर्ता हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले 25वें प्रश्न को देखिएगा, ये क्या कह रहा है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। विप्रम गाम ददाति, यानी यहाँ पर देखिएगा विप्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, जबकि दा धातु का प्रयोग हो। विप्रस से यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, और विप्रा यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, और विप्रे यहाँ पर आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट इस ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखने की आवश्यकता क्या होती है कि दा धातु का प्रयोग हो तो वहाँ पर जिसे फल दिया जाता है वो हमेशा चतुर्थी विभक्ति में रखा जाता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट। ठीक है, विप्राय गाम ददाति इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? कहा कि इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? रघुवंशम, शिशुपाल वधम, हर्षचरितम और नैषधीय चरितम। ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर्षचरितम यहाँ पर क्या है? ये आख्यायिका है। क्या है ये? आख्यायिका है। ये यहाँ पर महाकाव्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और गच्छेत किस प्रकार का रूप है? गच्छेत, पठेत, लिखेत, हसेत, रमेत, रक्षेत इत्यादि जो भी रूप होते हैं ये सब विधिर लिंग लकार का रूप होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिएगा। भवनम शब्द में संधि कौन सी है? तो भवनम देखिएगा, भो और अनम यहाँ पर बनेगा इसका विच्छेद। ठीक है, ओ के स्थान पर अब आदेश कर देंगे तो ये अयादि संधि बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अयादि संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। दृश्य धातु से सत्री प्रत्यय लगने पर रूप बनता है। दृश्य धातु बहुत महत्वपूर्ण धातु है परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान रखिएगा। दृश्य धातु को पश्य आदेश होता है। क्या आदेश होता है? पश्य आदेश होता है, तो इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पर रूप बनता है पश्चन रूप बनता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट सवाल हमारा, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या डैश, यह किस नाटक से संबंध है। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का संबंध किस नाटक से है, आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से, मृक्षकटिकम से, चारुदत्तम से, या फिर उत्तर रामचरितम से। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, मृक्षकटिकम शूद्रक की रचना है, चारुदत्तम भास की रचना है, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। देखिएगा, काव्यों में नाटक अत्यंत रमणीय होता है। उन नाटकों में भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो बहुत प्रसिद्ध है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो थे आपका कल और आज मिलाकर के एक नया प्रैक्टिस सेट, और आप लोगों ने कितना इस पर मतलब स्कोर आपने प्राप्त किया है ये ज़रूर बताइएगा, और ये पीडीएफ आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और जो लोग देखिएगा इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको सभी पीडीएफ प्राप्त हो सके, है ना। संस्कृत बाई सागर सर इस नाम से है, संस्कृत बाई सागर सर करके इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, है ना। तो और डेली इसी तरह से मैं क्लास प्रोवाइड करता रहूँगा। ये तो अभी शुरुआत है ना, तो इस वजह से थोड़ा कम कम आपको मिल रहा है, मुझे सिस्टम की इतनी जानकारी भी नहीं है, फिर भी मतलब आपको आपका जो अध्ययन है वो रुके ना, इसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता मतलब करने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी 2-4 लोगों से सीखूंगा ये कैसे इसका चलाया जाता है, क्या सिस्टम है। ठीक है, तो जैसा भी चल रहा है, लेकिन आप लोगों से एक लगाव और वो जो एक होता है ना कि मैं भी मतलब आप लोगों के बिना मतलब होता है छटपटा रहा था, ऐसे मैं बोलूँ तो आपसे, तो ऐसी स्थिति है। फिर भी मतलब जितना हो सकता है, संभव हो सकता है, उस सबको मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। अभी के लिए इतना ही। फिर सीटेट के लिए संस्कृत शिक्षण का एक और क्लास आएगी रात तक। ठीक है, सीटेट के लिए संस्कृत शिक्षण का एक और बेहतरीन टॉपिक आपके समक्ष उपस्थापन करूंगा, और बने रहिएगा। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक शेयर तो बनता ही है, आपकी इच्छा के ऊपर बात है, बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।